मैं सड़क पर खड़ा उस नकाबपोश औरत की बातों को सुन रहा था, जिसे सुनकर हैरत से मेरी आंखें खुली के खुली रह गई थी। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह नकाब के अंदर से मुस्कुरा रही हो। जब काफ़ी देर तक मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ न अदा हो सका तो वो कहने लगी, मैंने कोई तुमसे इतनी बड़ी बात तो नहीं कही है। मैं तुमसे कोई काम करवाना चाहती हूँ और उसके बदले तुम्हें बड़ी रकम अदा कर रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? मैंने हकलाते हुए पूछा। क्या आप वाकई मुझे हर महीने के 10,000 दिरहम देगी? वह औरत कहने लगी, हाँ, मुझे तुम जैसे मेहनती और ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी और तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार शख्स हो, जो अपनी नौकरी करने के बावजूद पार्ट टाइम में सड़कों पर आकर फूल बेचते हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रहने के लिए भी जगह दूंगी और तुम्हारे सारे मसले भी हल हो जाएंगे। बस मेरे साथ ईमानदारी से काम करना। 10,000 दिरहम का असगर यकीन हो गया था कि वह मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहती है। इसीलिए मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। अगर एक दफ़ा मुझे यहाँ से रिपोर्ट कर दिया गया तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और कहने लगी कि मैं क्यों तुमसे कोई गैर कानूनी काम करवाऊंगी। मैं एक अरबी औरत हूँ और यहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कानून से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। अगर ऐसी कोई बात होगी तो तुमसे पहले मैं पकड़ी जाऊंगी। इसीलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाऊंगी जो गैर कानूनी हो। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और मैंने सोचा कि शायद कोई मेहनत वाला काम होगा, वरना 10,000 दिरहम तो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने वालों को मिलते हैं। मुझ जैसे मजदूर को तो 1,000 मिल जाएं, यही बड़ी बात है। मुझे सोचते देखकर वो औरत कहने लगी, तुमने तो सोचने में ही इतना वक्त लगा दिया है, काम कब शुरू करोगे? जब काम करना है तो सोचना क्यों है? बस तुम्हें वही काम करना है जो मैं कहूँगी और हर महीने तुम्हें 10,000 दिरहम मिल जाएंगे। अगर राजी हो तो अभी मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने कुछ ही लम्हों में फैसला कर लिया और अपने फूलों का थैला समेटा और उसकी गाड़ी में बैठ गया। मेरा मानना था कि किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आती, और उस वक्त जब किस्मत दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी तो और दरवाज़ा न खोलना सरासर बेवकूफ़ी थी। ना ही मैं मेहनत से जी चुराता था और ना ही मैं कमज़ोर था। मुझे तो पैसों की ज़रूरत थी और इतने सारे पैसों में तो मेरी एक ही महीने में सारी मुसीबत ख़त्म हो जाती। मैं उसके साथ एक एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर सोच रहा था, पता नहीं यह औरत मुझे ऐसा कौन सा काम देगी जिसके लिए मुझे इतने सारे रुपये दे रही है। और फिर जब मुझे समझ में आया तो मैंने सोचा कि जब इतने सारे पैसे एक साथ अपने घर भेजूंगा तो मेरे घर वालों के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मुझे अब नहीं मालूम था कि वाकई मेरी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि वह औरत जो मुझे इस काम के लिए इतने पैसे दे रही थी, जब उसने मुझे वह काम बताया तो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उस औरत के साथ गाड़ी में बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। आज से 1 हफ्ते पहले की बात है जब मैंने उस औरत को पहली बार देखा था। वह दिन मुझे आज भी याद था। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ख़रीदार ना होने के बराबर थे। दुबई की गर्मी तो वैसे भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। मैं तो सड़क के किनारे फूल बेचा करता था और एक अपार्टमेंट के ही अगल बगल बैठकर ताकि लोग मुझसे फूल खरीद लें। शुरू में तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से बड़े बड़े लोगों ने भोले के नाम और ब्रांडेड शुरू किए थे, तब से मेरा यह काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मजदूरी कर रहा था और उसी से जो मुझे पैसे मिलते थे वह अपने घर भेजा करता था, और वह पैसे घर भेजने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे। मैं हिम्मत हार चुका था। कभी कभी मेहनत भी हमारी तकदीर नहीं बदलती। कभी कभी फूलों के काम में कमाई बिल्कुल ना के बराबर होती थी और जिम्मेदारी मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देती थी। कभी कभी मैं सोचता कि वापस पाकिस्तान लौट जाऊं, लेकिन वहाँ भी मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरे गैर मौजूदगी में मेरी बीबी अपने किसी आशिक के साथ फरार हो गई थी और मेरी 3 साल की बच्ची मेरे माँ के पास थी। मेरी बड़ी बहन का रिश्ता भी मेरी बीबी की इस हरकत की वजह से टूट गया था। वहाँ जाकर मुझे लोगों का और अपने घर वालों का सामना करने की हिम्मत तो नहीं थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि
यही मेहनत करके अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बना दूंगा। क्योंकि जिसकी माँ ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया हो, दुनिया वाले उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। आज मेरी कंपनी में छुट्टी थी, इसीलिए मैं सुबह से फूल लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा था। और फिर शाम के वक्त एक नकाबपोश औरत मेरे करीब आई और फिर उसने सारे फूल मुझसे खरीद लिए। अचानक मेरी इतनी बिक्री हो गई कि मेरे पास मौजूद सारे फूलों में से आधे फूल बिक गए थे और मैं बहुत खुश हो गया था। शायद उस औरत को किसी बड़े इवेंट के लिए ज़्यादा फूल चाहिए थे, तभी उसने ढेर सारे फूल खरीद लिए थे। मैं खुशी से उसे जाता हुआ देख रहा था, लेकिन उसे देखकर हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी कि वह तो एक बहुत बड़े काले रंग की गाड़ी में बैठ गई थी, जिस गाड़ी का दरवाज़ा उसके ड्राइवर ने खोला था। इतनी अमीर औरत को भला मुझ जैसे सड़क पर फूल बेचने वाले से फूल लेने की कौन सी ज़रूरत आ गई थी। वह चाहती तो किसी बड़ी दुकान से भी फूल खरीद सकती थी। लेकिन जो भी था, आज की मेरी छुट्टी बेकार नहीं गई थी, बल्कि मैंने इतना मुनाफा कमा लिया था कि मेरे 10 दिन के खर्चे चल जाते। लेकिन शायद मुझे खुशियाँ रास नहीं थी, क्योंकि जब मैं थका हारा मैं होटल पहुँचा, जहाँ एक ही कमरे में हम 18 लोग रहा करते थे, जिसमें कुछ पाकिस्तानी और कुछ भारतीय थे कि मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने बताया कि मेरे घर से फ़ोन आया है। दरअसल मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और मैंने घर वालों को उस लड़के का नंबर दे दिया था। मैं हमेशा घर को ही फ़ोन किया करता था, लेकिन आज घर से फ़ोन आने पर मैं हैरान हो गया था और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि सब खैरियत तो है, लेकिन उसने बगैर कुछ जवाब दिए ही मेरे घर को फ़ोन मिलाकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। दूसरी तरफ मेरी माँ की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी थी और मेरी जान निकल गई थी। मैं अकेला घर का काम करने वाला था और पता नहीं मेरे घर में क्या हुआ था। और फिर मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई कि मेरा दिल दहल कर रह गया था। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था और माँ की बातों ने तो मेरी सांसें ही रोक दी थी। मैंने अपनी माँ को झूठी तसल्ली दी थी, जबकि सच यह था कि मैं खुद भी इस खबर को सुनने के बाद टूट गया था। मैंने अम्मा से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त कर लूँगा और सब ठीक हो जाएगा। अम्मा से बात करने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया और अपने आंसुओं पर काबू ना पा सका। कमरे में मौजूद सभी लोग मुझे तसल्ली देने लग गए थे। मुझे जल्द से जल्द एक बड़ी रकम पाकिस्तान भेजनी थी, लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी को इतने पैसे कहाँ से मिलते। मैंने सोचा था कि अपने सेठ से बात करूँगा और अपने फूलों के बिजनेस पर भी बहुत मेहनत करूँगा। वह रात मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारी। घर से 7 समंदर पार बैठकर घर वालों की याद में ज़िंदगी गुजारना बहुत ही खतरनाक होता है। सुबह हुई तो मैं तुरंत अपने सेठ के पास पहुंच गया और उन्हें सारी दास्तां सुना दी, लेकिन उनको मेरी बातों से कोई हमदर्दी नहीं हुई और कहने लगी कि यहाँ पर हर दिन हर दूसरा मजदूर ऐसे ही बातें करता है, जाओ जाकर अपना काम करो। सेठ के लहजे में इतना अकड़पन था कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था, जबकि ना ही मैंने उनसे झूठ कहा था और ना ही मैंने उनसे भीख मांगी थी। मैंने तो उधार पैसे मांगे थे, जो अपनी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा करके उन्हें लौटा देता, लेकिन शायद उनके सीने में दिल ही नहीं था। नौकरी की ड्यूटी पूरी करके मैं सड़क पर फूल बेचने के निकल गया था और मुझे सड़क पर खड़े हुए अभी थोड़े ही देर गुजरे थे कि तभी वह नकाबपोश औरत फिर से फूल लेने के लिए मेरे करीब आ गई। उसने एक बार फिर मेरे पास मौजूद तकरीबन सारे फूल ही खरीद लिया। मैं अपने इस बिक्री पर हैरान भी हुआ था और बहुत ज़्यादा खुश की वह आखिर औरत इतनी ज़्यादा फूलों का क्या करती होगी। शायद कोई ऐसा काम करती होगी कि उसे ज़्यादा फूलों की ज़रूरत पड़ती होगी। उस वक्त मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया और उससे पैसे लेकर जल्दी से अपना मुनाफा गिनने लगा। दूसरे दिन भी उस औरत ने मुझे अच्छा खासा फ़ायदा दिया था। मेरे लिए तो वह औरत किसी फरिश्ता साबित हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और हर दिन गुजरने के साथ वह औरत मेरे पास पाबंदी के साथ आ रही थी और मुझसे फूल खरीद कर बहुत ज़्यादा मुनाफे दे जाती और फिर वापस चली जाती। घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे। कभी मेरी माँ कहती कि वापस चले आओ, तो कभी कहती कि पैसे भिजवा दो। वह खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे यहाँ रहकर ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा तो मैं वापस लौट जाऊँगा, लेकिन उस औरत की खरीदारी ने मेरे फैसले को बदल कर रख दिया था। मैंने एक हफ्ते में तकरीबन 4000 मुनाफा कमाया था।
जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन एक हफ्ता पूरा होते ही उस औरत ने एक ऐसी बात कह दी जो मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। न सिर्फ मुझे काम करने के लिए कह रही थी, बल्कि मुझे 60,000 महीने का देने के लिए तैयार थी, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थे। मैंने झटपट से फैसला किया और उसकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और फिर जब गाड़ी रुकी तो हम एक बहुत बड़े बंगले में मौजूद थे। ड्राइवर ने न सिर्फ उस औरत के लिए दरवाज़ा खोला था, बल्कि मेरे लिए भी एक दरवाज़ा खोला था, जैसे मैं कोई मालिक हूँ। वह औरत मेरा हाथ पकड़कर ऐसे मुझे कमरे की ओर ले गई जैसे वह मुझ पर हक रखती हो। मैं उस आलीशान बंगले को देखकर हैरान था, लेकिन जब उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मैं अपने पलक झपकना भी भूल गया था। वह इस कदर खूबसूरत और जवान थी कि मैं उसे देखकर होश खो बैठा था। वह जिस तरह से मुझे मुस्कुराता हुआ खुद को देखता हुआ, वह औरत तो कहने लगी कि आप मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए मुझे देखने के बजाय अगर आईना देखे तो ज़्यादा खुशी होगी। उसकी बात पर मैं हैरान रह गया था। आज तक मुझे किसी ने यह नहीं कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन उस औरत ने दिल से मेरी तारीफ़ की थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उस औरत ने एक नौकरानी को आवाज़ दिया और कहने लगी कि साहब को कमरा दिखाओ, आज से यह हमारे साथ ही रहेंगे। मैंने उस औरत से घबराते हुए कहा कि पहले आप मुझे मेरा काम तो बता दीजिए, मुझे करना क्या है। वह औरत कहने लगी कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आप फ्रेश तो हो जाओ, मेरे साथ खाना खाओ, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, और अब तो तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ काम करना है, तो फिर जल्दी किस बात की। उसकी नौकरानी मुझे बड़े से खूबसूरत कमरे में क्या कहकर छोड़ आई कि यह आज से आपका कमरा है, और मैं हैरत से उसे देखने लगा। अब तक तो मैं 18 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर था, और फिर अचानक से मुझे इतना खूबसूरत और इतना बड़ा कमरा मिल गया था। मैं अपनी बदलती तकदीर पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे यह सब कुछ ख्वाब है और आँख खुलने पर यह सब खत्म हो जाएगा। मैं फ्रेश भी हो गया था और खाना भी खा लिया था, लेकिन मैडम ने अब तक मुझे कोई काम नहीं बताया था, बल्कि कहा कि 1-2 दिन तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े का बंदोबस्त करवा देती हूँ। तुम खुद पर ध्यान दो, और जब तक एक बार काम करने के लिए तैयार हो जाओगे तब मैं तुम्हें काम समझा दूंगी। 2 दिन बाद मेरे कमरे में ब्रांडेड कपड़ों की लाइन लग गई। मैडम ने मुझे जूते से लेकर घड़ी तक हर चीज़ ब्रांडेड दिलवाई थी और कहा था कि अब मैं पूरी तरह से खुद को काम के लिए तैयार कर लूँ। मैं सोच रहा था कि मुझे किसी फिल्म में काम करना है जो इतने महंगे कपड़े पहनकर मैं तैयार हो जाऊँ। खैर, मैंने कीमती जूते, घड़ी और कपड़े पहन लिए, और जब मैंने कीमती परफ्यूम इस्तेमाल किया और जब मैं खुद को आईने में देखा तो हैरान रह गया था। मैं सर से पांव तक बिल्कुल बदल चुका था। पैसा इंसान को बहुत खूबसूरत बना देता है, और इस बात का मुझे एहसास आज हुआ था। तैयार होकर मैडम के सामने पहुंचा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। वह सर से पांव तक मुझे चीरती नज़रों से देखने लगी। मैं भी उन्हें ही देख रहा था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और तैयार होकर खड़ी थी, जैसे किसी शादी में जा रही हो। उन्होंने हमेशा की तरह अपना नकाब पहना और कहा कि चलो, मैं तुम्हें एक दावत में लेकर चलती हूँ। दावत का सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं तो मैडम के पास अपना काम पूछने आया था, लेकिन मैडम मुझे दावत पर ले जा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या मुझे दावत में कोई काम करना था? मैं समझ भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैडम से बार बार पूछकर मैं खुद को शर्मिंदा भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वह बार बार यही कह रही थी कि इतनी भी क्या जल्दी है। मैडम मुझे लेकर एक बड़े से हॉल में पहुंच गई थी, जहां बहुत सी औरतें मौजूद थी और दावत चल रही थी। मैडम के पहुंचने पर वहां एक हंगामा सा हो गया और हर औरत मैडम से बारी बारी से मिलने लगी। मैं मैडम के पीछे पीछे चल रहा था और मैडम मुझे स्टेज पर ले गई और वहां खड़ा कर दिया और खुद भी मेरे साथ में खड़ी हो गई। जितनी भी औरतें थीं वहां पर खड़ी थी, वह सब मैडम की ओर देख रही थी। मैडम शायद बहुत बड़ी शख्सियत थी। हर कोई मैडम से मिलना चाह रहा था, और कुछ औरतें स्टेज पर बारी बारी से आती और मैडम के कान में कोई बात कहती और फिर नीचे उतर जाती। वहाँ पर क्या हो रहा था इसका मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस मैं खामोशी से वहाँ पर खड़ा इस मंजर का हिस्सा बना हुआ था। मेरा दिल और दिमाग इस वक्त पाकिस्तान में अटका हुआ था, क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरी माँ का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। वहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे थे और अम्मा को पैसों की सख्त ज़रूरत थी।
तकरीबन 4 घंटे खड़े रहने के बाद इस दावत में मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैडम के साथ ही वापस बंगले पर लौट आया था। वापसी पर मैंने मैडम से कहा कि फ़िलहाल मेरा काम तो बता दीजिए। मैडम ने कहा कि तुम्हारा यही काम है, मैं हर रोज़ किसी न किसी दावत में जाती हूँ और तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना है और कुछ भी नहीं। जब महीना पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे एक काम लूँगी और फिर तुम्हें पैसे दे दूँगी। हर महीने तुम्हें ऐसा ही करना है, सारा महीना तुम्हें मेरे साथ दावत में शरीक होना है और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखनी है ताकि सारी दुनिया को पता चले कि तुम कितने खुश हो। अपने काम को सुनकर मैं दंग रह गया था। सिर्फ दावत में आ जाने और मुस्कुराकर बात करने के लिए मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे थे। यह तो बहुत ज़्यादा रकम थी और इस काम में कोई मेहनत भी नहीं थी। शायद मेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल गया था, या फिर मैडम मुझ पर मेहरबान हो गई थी, या फिर मेरी रोती बिखलती माँ की दुआ कबूल हो गई थी। 1 महीने में मैं पर लगाकर उड़ रहा था। रोज़ नहाता, अच्छे कपड़े पहनता, महंगे महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करता, मैडम के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता। मैं किसी राजा महाराजा की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था जिसकी मैंने तस्वीर भी नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे घूमने के लिए 60,000 रुपये मिल रहे थे। मैं हर दावत में मैडम के पीछे पीछे चलता रहता। औरतें मुझे भी मुस्कुराकर देखती रहती और आपस में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बातें करती जैसे मेरे बारे में बात कर रही हो। लेकिन कभी मैं सोचता कि शायद यह मेरी गलत फहमी है, वह औरतें मेरे बारे में क्यों बातें करेंगी। वह तो सब अमीर और अरबी औरतें थीं। लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आया तो हर बात पूरी तरह से खुल गई और उन दावतों का मकसद और मेरी तैयारी का मकसद मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था और मेरे होश उड़ गए थे। पूरा महीना गुजर जाने के बाद मैडम ने मुझे बताया, आज मुझे इस महीने का आखिरी काम करना है और फिर मुझे तनख्वाह मिल जाएगी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि मैंने अम्मा से पैसे भेजने का वादा कर लिया था। और फिर मैडम ने मुझे काम बताया जो इस महीने का आखिरी काम था, तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैडम मुझे यहाँ इस काम के लिए लेकर आई है। मैंने मैडम की बात सुनकर इनकार कर दिया था। माफ़ कीजिएगा, काम नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर मैडम ने कहा कि सोच लो, तुम्हें अपनी माँ को पैसे भेजने हैं। तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारी बेटी बीमार है और उसका इलाज भी करवाना है। आखिर तुम कब तक उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करके और रोड के किनारे फूल बेचकर अपना गुजारा करोगे? क्या तुम अपनी फूल से बेटी को खुशियाँ नहीं देना चाहते? मैडम की बात सुनकर मेरी जुबान पर ताला लग गया था। मेरी अम्मा ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि मेरी बेटी को कैंसर है और उसके लाखों रुपयों की ज़रूरत है। मैं इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मैंने इस ऑफ़र को कबूल भी किया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैडम तो मुझे उस अरबी औरतों की बिस्तर का जीनत बनाना चाहती हैं। वह सब औरतें जो मैडम के साथ दावत में आती थी, वह सब अय्याश किस्म की औरतें होती थी जिन्हें जवान और खूबसूरत मर्दों में दिलचस्पी थी और फिर दावत में मुझे देखकर मेरी बोली लगाती थी। सारा महीना दावत में घुमाने के बाद मैडम ने कई औरतों से मेरी बोली लगा दी थी और महीने के आखिरी दिन में मुझे उन सब के साथ दिन के 2-2 घंटे गुजारने थे। यह सुनकर मेरा जिस्म फरोशी, मैंने आज तक सुना था कि औरतें जिस्म फरोशी करती हैं, लेकिन मुझे पहली बार पता चला था कि आजकल के दौर में मर्दों के भी इज्जत को खरीदा जाता है। मैडम ने कहा कि जाओ, जाकर अपना काम पूरा करो और 10,000 दिरहम तुम ले जाओ। मैं अपने कमरे में आया और अपना बैग उठाया और मैडम का बंगला छोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटी को कैंसर है और उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मैं ऐसे हराम के पैसों से इलाज नहीं करवा सकता। अगर मुझे पैसे ही ऐसे ही चाहिए तो मैं पाकिस्तान में ही रहकर बहुत सारे गैर कानूनी काम कर सकता। इसके लिए मुझे अपना मुल्क को छोड़कर यहाँ दूसरे मुल्क आने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने एक ऐसा फ़ैसला किया था जो इस सिचुएशन में बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन मुझे सही और गलत का फ़र्क मालूम था और मैं वापस अपने मुल्क चला आया और यहाँ आकर अपनी बेटी को लेकर यहाँ वहाँ भटकने लगा। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर हम जैसे लोगों का इलाज फ्री में होता है। आज मेरी बेटी का इलाज शौकत खानम से फ्री में होता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।